नमस्कार दोस्तों, आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी पर स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे होंगे दोस्तों, आज हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल का 2019 का पेपर सॉल्व करने चल रहे हैं। तो इसमें हम लोग दोस्तों जीएस सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं, जीएस सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, रुकिएगा, वीडियो देखिएगा। अगर अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा। तो इसमें हम पूरा एनालिसिस करवाएंगे दोस्तों। जो क्वेश्चन कठिन रहेगा उसको जो है हम जो क्वेश्चन कठिन रहेगा उसका एनालिसिस करेंगे, और जो आसान क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर बताते हुए हम निकल चलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रश्न। जैसा कि आप देख रहे होंगे, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्या कह रहा है देखिएगा। लिखा है दोस्तों, वर्गीज कुरियन को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसके द्वारा नामित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने वर्गीज कुरियन को किसके रूप में अध्यक्ष वो किया था, तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामित किया था। इन्हीं को ही दोस्तों भारत में श्वेत क्रांति का जनक भी कहते हैं। आगे देखते हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं। तो दोस्तों हमको पता है कि भारतीय संविधान के 22 भाग हैं, लेकिन चलिए ऑप्शन में देखते हैं दोस्तों कि ऑप्शन में क्या दिया है। 15, 20, 25, 30। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसमें 22 भाग नहीं दिया है इसलिए 25 हो जाएगा। तो आप लोग खुद एनालिसिस करिएगा कि आपका कितना प्रश्न सही होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कहाँ करवाया था। तो चलिए देखते हैं कहाँ करवाया था। पहला ऑप्शन दिल्ली, बलूचिस्तान, ओढ़ और कश्मीर। तो अगर हम बताएं दोस्तों कि मुगल सम्राट जहांगीर जो थे, उन्होंने शालीमार बाग का निर्माण जो है कहाँ करवाया था, जम्मू कश्मीर में करवाया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है कि वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। तो जो सवाई भीमसेन महोत्सव है दोस्तों, ये हमारा पुणे में आयोजित किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है। तो आप लोग इसका जवाब दीजिएगा दोस्तों। पहला बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक और यूको बैंक। अगर हम बात करें दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक, तो वो हमारा इलाहाबाद बैंक हो जाएगा। और इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय की अगर बात करें दोस्तों, तो इसका मुख्यालय भारत के कोलकाता में है, और इसकी स्थापना 1865 ईस्वी में हुई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। जी हाँ, वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और सरस्वती। गोदावरी नदी की बात करें दोस्तों तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और कावेरी नदी की बात करें तो दोस्तों जैसे भारत यूपी में या उत्तरी क्षेत्र में गंगा सबसे पवित्र नदी है, उसी तरह दक्षिण में कावेरी पवित्र नदी मानी जाती है। और वही सरस्वती जो है दोस्तों, ये हमारी वैदिक सभ्यता जो थी वो सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा है जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी। तो जो जुलाई 1944 में अंतरराष्ट्रीय संगठन बना था दोस्तों, वो हमारा कौन सा संगठन बना था। तो वो हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, और अगला क्या कह रहा है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ। तो अगर हम बात करें दोस्तों 1944 में जो संयुक्त राष्ट्र वेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, इसमें अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की कल्पना की गई थी। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय इसको जो है 27 दिसंबर 1945 को बनाया गया था। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, विश्व बैंक का वाशिंगटन डीसी में, और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की पहली इंजन रहित गति ट्रेन, ट्रेन 18। जी हाँ दोस्तों, ट्रेन 18 जब आई थी दोस्तों तो बहुत प्रसिद्ध थी, और इसी का वर्तमान नाम दोस्तों वंदे भारत ट्रेन किया गया है। और ये कहाँ बनाई गई, चेन्नई कोच फैक्ट्री। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई कोच फैक्ट्री में इसको बनाया गया, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है, भारत ने नवंबर 2018 में किस देश के साथ दो
गुप्त युद्ध पोत के निर्माण के लिए $500 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो भारत ने किसके साथ दो गुप्त युद्ध पोत का जो है वो साइन किया है? तो रूस के साथ। आइए इसमें कुछ और देखते हैं। भारत और रूस ने गोवा में दो गुप्त युद्ध पोत बनाने के लिए $500 मिलियन पर हस्ताक्षर किया है। तो कहां पर बनेगा दोस्तों? गोवा में बनेगा। किसके द्वारा? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड एक भारत सरकार के स्वामित्व वाली जहाज निर्माण कंपनी है और इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। मास्को रूस की राजधानी है और इसकी मुद्रा रूसी रूबल है। जी हाँ दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्या कह रहा है देखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी किसके पास स्थित है? तो अगर हम बात करें दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, तो ये हैदराबाद में स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग हुई थी? तो अगर हम बात करें दोस्तों तो 2019 में ही दोस्तों जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया था, जिसमें जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांटा गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, जो कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। और बाकी यहाँ अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा थी वो 2019 में भंग कर दी गई थी, 2018 में। आगे चलते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है देखिएगा। अगले प्रश्न पर कह रहा है हमारा महाधमनी किसके शीर्ष पर शुरू होती है? जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों महाधमनी, तो वो हमारे दाएं नीले पर शुरू होती है। जी हाँ दोस्तों, बाएं नीले पर। अगर महाधमनी की बात करें दोस्तों तो महाधमनी बाएं नीले पर शुरू होती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा दोस्तों। गैल्वेनाइजिंग का अर्थ है स्टील को किसी परत से ढकना। तो गैल्वेनाइजिंग एक क्रिया है दोस्तों जिसके द्वारा किसी चीज के क्षरण को रोका जाता है। अगर हम बात करें लोहे पर भी गैल्वेनाइजिंग किया जाता है, स्टील पर भी गैल्वेनाइजिंग किया जाता है। इस पर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। तो जस्ते की परत जब इस पे चढ़ा देते हैं दोस्तों तो इसका क्षरण जो है रुक जाता है, इसका क्षरण नहीं हो पाता है। आगे देखें, C60 एक अणु है जिसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो अगर हम 60 कार्बन परमाणु बात करें किस रूप में होते हैं, मतलब किस आकार में होते हैं, तो चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। 15 पेंटागन 18 हेक्सागन, 18 पेंटागन 15 हेक्सागन, 12 पेंटागन 20 हेक्सागन, 20 पेंटागन और 12 हेक्सागन। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो 12 पेंटागन और 20 हेक्सागन। आइए देखते हैं शायद इसकी संरचना बनी हो, ये बनी है देखिएगा दोस्तों। तो इसमें पेंटागन और हेक्सागन अगर हम बात करें तो 20 जो है पेंटागन है और 12 हेक्सागन है। ठीक, देखिए 12 पेंटागन है और 20 हेक्सागन है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमारा, सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कठोर कोयला कौन सा होता है? तो कोयला हमारा तीन प्रकार का है दोस्तों, एक बिटुमिनस, लिग्नाइट और एंथ्रासाइट। सबसे अच्छा कोयला हमारा एंथ्रासाइट माना जाता है, उसके बाद दोस्तों हमारा बिटुमिनस माना जाता है, उसके बाद हमारा लिग्नाइट माना जाता है। ये देखते हैं सबसे अच्छा कोयला, देखिए एंथ्रासाइट है जिसमें 94 से 98% कार्बन होता है, दूसरा बिटुमिनस जिसमें 78 से 86% और तीसरा लिग्नाइट जिसमें 28 से 30% और चौथा फिर पीट आ जाता है जिसमें 27% से कम कार्बन पाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों और बताइएगा कि ये श्रृंखला किस तरह से है, क्या आपके योग्य है या नहीं। हम केवल प्रीवियस ईयर इसमें डिस्कस करेंगे। कह रहा है कि संघनन बहुलक कौन सा ऐसा है जो संघनन बहुलक नहीं है? देखिए लिखा के अलावा निम्नलिखित में से सभी संघनन बहुलक हैं, यानी कौन सा नहीं है? तो पॉलीएस्टर हमको पता है दोस्तों, पॉलीएस्टर संघनन बहुलक है। वहीं आगे बात करें पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीएमाइड ये भी एक संघनन बहुलक है, पॉलीकार्बोनेट ये भी हमारा संघनन बहुलक है, पॉलीप्रोपिलीन दोस्तों ये हमारा संघनन बहुलक नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, क्या कह रहा है देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने कहां पर अपना कार्यालय स्थापित किया है? जी हाँ दोस्तों, तो कानपुर की बात करें अगर हम, तो कानपुर ने दोस्तों न्यूयॉर्क में अपना एक कार्यालय स्थापित किया है, जहां पर पूर्व छात्र संजीव खोसला ने को संस्थान के विदेशी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रौद्योगिकी बोर्ड द्वारा कंट्रोल सिविल पुलिस की भर्ती के लिए शारीरिक क्षमता पुरुष उम्मीदवार की क्या है? तो दोस्तों अगर हम बात करें तो जो कांस्टेबल सिविल पुलिस भर्ती है यानी कि एसआई है, उसमें 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना है। वहीं बात करें दोस्तों 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली थी? तो ये चूंकि 2019 का प्रश्न है दोस्तों, और 2019 में राम नाईक जी रिटायर हुए थे, तो वही चीज अगर हम बात करें, राम नाईक जी जो है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से हट करके राजस्थान के राज्यपाल बनाए गए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राम नाईक। आगे देखते हैं इसमें क्या है। राम नाईक 2014 को शपथ लिए थे, और 2014 से अ, 2019 तक ये जो है 2019 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे। और वहीं अगर हम बात करें तो 2014 में ही ये कुछ समय के लिए राजस्थान के राज्यपाल भी थे। तो राम नाईक जी तब राज्यपाल थे। अगर आज की बात करें तो अब आप करंट से इसको जोड़ दीजिएगा कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है। पहला राज्यपाल की बात करें कि अगर उत्तर प्रदेश के सर्वप्रथम राज्यपाल कौन था, तो वो सरोजनी नायडू जी थी। जी हाँ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जानते हैं? जी हाँ दोस्तों, इसको तो आप सब बता देंगे, मुझे पता है। मिर्जापुर की बात करी जाए तो कालीन भैया मिर्जापुर में ही है, और मुरादाबाद जो है ये हमारा हो जाएगा किसके लिए? पीतल नगरी के लिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बहादुरपुर की लड़ाई किसके किसके बीच में हुई थी, ये चीज बताइए। तो हमको पता है कि बहादुरपुर की लड़ाई शाह सुजा और सुलेमान सिकोह के बीच में हुई थी, जिसमें सुलेमान सिकोह जीता था और शाह सुजा हार गया था। फिरोजाबाद 200 से अधिक वर्षों से किस चीज का उत्पादन कर रहा है? हमको पता है दोस्तों, फिरोजाबाद की चूड़ी बहुत फेमस है। चिकनकारी की बात करें तो लखनऊ की, और अगर हम पीतल के ताले की बात करें तो अलीगढ़, विश्व प्रसिद्ध ताला अलीगढ़। ठीक। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्या कह रहा है देखिए। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा कथक घराना नृत्य के रूप में आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है? अगर हम आध्यात्मिक पहलू की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा लखनऊ घराना हो जाएगा। जी हाँ। आगे इस पर कुछ देखते हैं। लखनऊ घराना दोस्तों, इसमें जो प्रमुख कलाकार हैं वो हमारे अच्छन महाराज जी, लज्जू महाराज जी और शंभू महाराज जी हैं। वहीं जयपुर घराने की बात करें तो कथक नृत्य की राजस्थानी परंपरा इसमें है। और अगर बनारस घराने की बात करें तो जानकी प्रसाद घराना भी बनारस घराने को कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है देखिएगा। हिंदू कथा के अनुसार रामायण महाकाव्य के दिव्य राजा राम ने किस चीज को अयोध्या किस जगह की राजधानी अयोध्या को बनाया था? तो हमको पता है दोस्तों, हस्तिनापुर हमारा मेरठ के आसपास है। कुरु कुरु पांचाल, ये अगर आप महाभारत देखे हो तो उसमें है दोस्तों। कलिंग हमारा उड़ीसा के आसपास का क्षेत्र है, तो ये हमारा हो जाएगा कोसल। तो रामचंद्र जी जो हमारे थे, कोसल का हो जाएगा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि आपको पता है कि राम मंदिर का जो उद्घाटन है वो इसी मंथ होगा, जनवरी में। तो इसलिए राम जी से जो संबंधित इतिहास है उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा एक बार। आगे चलते हैं। किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता था? तो अमर्त्य सेन जो थे वो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीते थे। सीबी रमन साहब हमारे फिजिक्स में जीते थे, भौतिकी में। फिर वहीं आगे बात करें, कैलाश सत्यार्थी, ये जो है बच्चों के लिए शायद इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। हरगोविंद खुराना को मिला था बच्चों के लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। और ये देखिए कैलाश सत्यार्थी जो है बाल श्रम उन्मूलन के लिए इनको मिला था। और हरगोविंद खुराना जो थे उनको इलेक्ट्रॉन पर काम करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो अगर हम एमसी मैरी कॉम की बात करें तो इन्होंने इनकी जो आत्मकथा है वो है अनब्रेकेबल। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों प्लेइंग टू विन, तो ये हमारी शायद साइना नेहवाल की है। आगे देखते हैं इसमें शायद एनालिसिस में हो। देखिए हाँ, प्लेइंग टू विन जो है साइना नेहवाल की है। अनब्रेकेबल ये हमारा मैरी कॉम की है, जिसको अमिताभ बच्चन जी ने उन्मोचन किया था जिसका। और नो होल्डिंग बैक ये हमारे माइकल होल्डिंग का है। और कोई है? ठीक। तो ये सारे जो है हमारे थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है देखिएगा 27 नंबर।
कह रहा है 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार किसने जीता था? तो बाहुबली सबको पता होगा दोस्तों। बाहुबली 2 जो है ये जीती थी 65वां फिल्म पुरस्कार। आगे देखते हैं 2018 का आर्थिक का इकोनॉमिक का नोबेल पुरस्कार जो मिला था दोस्तों, विलियम डी नाडर्स और पॉल एम रोमर को मिला था। ये 2018 का है दोस्तों। आप वर्तमान वाला पढ़ के जाइएगा कि वर्तमान में नोबेल पुरस्कार जो दिया गया वो किसको दिया गया। तो आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी ये दोनों लोग जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान, खाता नंबर, पासवर्ड, इस सब के जो धोखाधड़ी अधिनियम है उसका नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, तो उसका नाम है फिशिंग। जी हाँ, उसका नाम फिशिंग है। फिशिंग मतलब मछली मारना। और उसी तरह दोस्तों जो ये धोखाधड़ी का अधिनियम है उसका नाम क्या है? फिशिंग। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चित्रकूट जलप्रपात की बात करें दोस्तों तो ये हमारा छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देखते हैं। वेनेजुएला की राजधानी है, जी हाँ दोस्तों, सैन सैल्वाडोर अल सल्वाडोर की राजधानी है। क्विटो, कराकस, कराकस जो है इसकी राजधानी है दोस्तों। कराकस हमारी वेनेजुएला की राजधानी है। कुछ चीजें हैं जिसकी राजधानी आपको याद करना पड़ेगा, उसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। वहीं क्विटो की बात करें तो इक्वाडोर की है और निकोसिया जो है वो साइप्रस की राजधानी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32। लिखा है कि भारत में किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है? जी हाँ दोस्तों, तो अगर हम बात करें तो थोरियम, भारत में थोरियम का भंडार सबसे ज्यादा है। और वहीं यूरेनियम की बात करें तो ये हमारा नीचे वाला इलाका जो है, देखिए ये पहले थोरियम का देख लीजिए। थोरियम हमारा केरल, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान का मुख्य उत्पादक है। और वहीं अगर यूरेनियम की बात करें दोस्तों तो यूरेनियम हमारा दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश में विश्व के सबसे बड़े यूरेनियम भंडार की खोज करने का दावा किया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 33 नंबर क्या कह रहा है देखिएगा। मजा आ रही है कि नहीं दोस्तों? आप लोग को अगर मजा आ रही हो तो एक बार जय हिंद जरूर लिखिएगा दोस्तों। और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे चैनल पर। डेली आपको एक मॉक टेस्ट जरूर देंगे जो कि आपका जनरल नॉलेज से रहेगा। और उसके बाद हम लोग जो है मैथ का शुरू करेंगे, उसके बाद रीजनिंग का, उसके बाद हिंदी आपका इसी के साथ। जनरल नॉलेज और हिंदी ये दो आपको अभी साथ ही मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया में एकमात्र द्वीप राज्य का नाम बताइए। तो अगर हम ऑस्ट्रेलिया के द्वीप राज्य की बात करें दोस्तों तो तस्मानिया। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का एक द्वीप राज्य है। आइए दिखाते हैं आपको तस्मानिया कहाँ है। आपके पास मैप हो तो देखिएगा, ये नीचे नीचे देखिए जो लाल से खींचा गया है, यहाँ पर तस्मानिया है। आप अगर आपके पास बड़ा वाला मैप हो तो उसमें जरूर देखिएगा, उसमें आपको ये मिल जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि कौन सा शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो गोदावरी हमको पता है दोस्तों त्र्यंबकेश्वर के पास से निकलती है, नासिक। तो नासिक से निकलती है तो नासिक में है ही। औरंगाबाद में भी है दोस्तों, निजामाबाद में भी है। नवसारी में आपकी गोदावरी नदी नहीं है। तो गोदावरी नदी के तट पर कौन कौन सा स्थित है? नासिक, औरंगाबाद, निजामाबाद, ये आपकी गोदावरी नदी स्थित है। और अगर हम बात करें कि गोदावरी नदी कहाँ से कहाँ तक बहती है, तो चलिए क्या कह रहा है इसमें, दिया है? नहीं दिया है। तो अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं दोस्तों, इसको आप गूगल करके देख के बताइएगा कि गोदावरी नदी किस किस राज्य से होकर गुजरती है। ठीक। आगे देखिए, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? तो हमको पता है दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी कब थे राष्ट्रपति? जब क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं, जब इंदिरा गांधी थी और उन्होंने आपातकाल लगा दिया था, तो उस समय नीलम संजीव रेड्डी ही थे। उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह बने थे। ठीक। तो चलिए देखते हैं क्या मैंने जो बताया वो सही है। तो अगर हम बात करें तो भारत के राष्ट्रपति 1982 से 87 तक थे ज्ञानी जैल सिंह। और नीलम संजीव रेड्डी 1977 में राष्ट्रपति चुने गए थे। हाँ दोस्तों, तो देख लीजिए 1977 में चुने गए थे। और जो आपातकाल लगा था वो शायद 76 में लगा था क्या? 1975 या 76 के आसपास लगा था। आप कमेंट करके बताइएगा कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल कब लगवाया था। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच में शासन किया। तो हमको पता है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही उनका पुत्र बिंदुसार था। और बिंदुसार के बाद जो राजा बना वो अशोक, ठीक, जो कि महान राजा के नाम से जाने जाते हैं, अशोक महान।
कह रहा है कि महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली मेखला चादोर ये पोशाक कहाँ की है? जी हाँ दोस्तों, मेखला चाकोर की बात करें दोस्तों तो ये हमारी असम की पोशाक है। चलिए देखते हैं कि शायद हो सकता है इसमें दिया हो, असम की पोशाक मेखला चादोर है। और वहीं पुरुष की बात करें दोस्तों तो सोला फोटुआ। जी हाँ दोस्तों, देखिए सोला फोटुआ और एरी चडार के नाम से जाना जाता है जो पुरुष पहनते हैं। तो ये है दोस्तों मेखला, जो अभी आपको बताए दोस्तों मेखला चादोर, ये है पहनावा उसका। ठीक, ये वैसे मेरे को तो साड़ी की तरह लग रही है दोस्तों। ठीक, लेकिन अब वहां का लोकल नाम है ये। चलिए कोई बात नहीं, अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस देश का राष्ट्रगान लिखा है? तो दोस्तों हमको पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा है और साथ साथ हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है। तो ये थे आपके 38 क्वेश्चन, जो कि 2019 के शिफ्ट 1 में पूछा गया था, 27 जनवरी 2019 शिफ्ट 1। तो चलिए, तो यहाँ पर आपका खत्म होता है दोस्तों। आपको एक क्वेश्चन हम होमवर्क के रूप में देखते हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 13 से विभाज्य है को 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा दोस्तों। तो ये ऑप्शन है 4, 5, 6, 8। ठीक, तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।